टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज़ मटेरियल। मटेरियल एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो एक ऑब्जेक्ट को बनाती है। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी मटेरियल से बनी हुई हैं। मटेरियल सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। मटेरियल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ मेड ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। जो सब कॉमन मटेरियल्स हैं उनमें प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, फैब्रिक है और ग्लास है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्राफीन जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। ग्राफीन क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है और इट कंडक्ट्स हीट बेटर देन द डायमंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जैसे स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, melting and boiling points are key factors. These properties are influenced by the material's chemical composition and internal structure. For example, metal, paper, wood, plastic come in a variety of shapes, sizes, colors and compositions. Each item made from these materials has unique properties due to specific materials used. When different substances are mixed, they create a new material with its own set of characteristics. Processing methods such as mixing, heating and cooling can alter a material's properties by changing its internal structure. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाया हुआ है कि रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसके बाद वुड चिप प्रेपरेशन होती है, फिर ड्राई किया जाता है उसको, फिर मिक्स एंड रीजन किया जाता है, फिर मैट फॉर्मेशन होती है और कूलिंग होती है, दैन फिनिशिंग होती है, ठीक है। हीटिंग कैन इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब मटेरियल, चेंज देयर कंडक्टिविटी, कूलिंग कैन मेक अ मटेरियल हार्डर एंड ब्रिटल। कॉस्ट, कलर एंड टेक्सचर आल्सो important factors. For example, material that is strong and lightweight might be chosen for applications where both strength and low weight are important. Thus, the combination of material properties, processing techniques, and other factors like cost and appearance determines how material is selected and used in different applications. Alloys and metal compounds. Properties like shape and mass may be different for different objects even when they are made of same material. Density is a useful property for making comparisons between different materials. मिक्सचर ऑफ मेटल्स कॉल्ड एलॉय, ठीक है। एलॉय के अंदर आपने एक मेटल या मतलब दो मेटल्स आपने यूज़ करने होते हैं, उनको आपने मिक्स करना होता है, तो वो हमारे पास एक एलॉय की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, उसको हम एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर एलॉयज़ होते हैं, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील है, जैसे ये एक एलॉय है, इसमें आयरन होता है, कार्बन होती है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में, क्रोमियम होता है, ठीक है। आयरन इज़ द मोस्ट used metal globally and it is soft and stretchable when heated, ठीक है। कॉपर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर हम कॉपर को जिंक या टिन के साथ मिक्स करें तो जिंक के साथ मिक्स करें तो ब्रास आता है और टिन के साथ मिक्स करें तो ब्रॉन्ज आता है, ठीक है। तो जब ये लॉय की फॉर्म में होती है कॉपर की किसी और मेटल के साथ, तो फिर ये नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर होती है। Properties of alloys. Alloys are stronger than metals. Alloys are harder. Alloys are more resistant to corrosion. Alloys have lower melting points. Alloys have lower electrical conductivity. Shiny होते हैं, malleable होते हैं, और गोल्ड जो है वो बहुत malleable है, उसको हम बीट करके ईज़िली थिन शीट्स में, और डक्टाइल भी होता है कि उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स क्या हैं? प्लास्टिक्स भी जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नॉन मेटल से बने होते हैं, और पोली मीन्स मैनी, पॉलीमर होता है बेसिकली प्लास्टिक, पोली मीन्स मैनी। पॉलीमर्स इंक्लूड प्लास्टिक्स, रबर मटेरियल्स लाइक पॉलीथाइलीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड पीवीसी। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स कम फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस। प्रॉपर्टीज़ जो हैं, दे हैव लो डेंसिटी, केमिकली इनर्ट, good insulators, they can easily mold it, they are light in weight, low cost होता है, easy to manufacture and electronic devices में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो है वो उसमें मटेरियल सीमेंट, ग्लास, क्ले, इस तरह के प्रोक्लेन मटेरियल, ये सारा कुछ उसमें मौजूद होता है। लाइट वेट होते हैं, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन होती है इनके अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इनके पास। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें ये हार्ड है, ब्रिटल है,
स्टिफ है, ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है और पुअर कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक है। कंक्रीट, उसके बाद एक और मटेरियल है कंक्रीट। कंक्रीट जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, ये मिक्सचर होता है वाटर और सीमेंट का, ठीक है। और इसमें और भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं जैसे कि सैंड, क्रश स्टोन, ग्रेवल, और मिक्स ऑफ पोर्टलैंड, सीमेंट एंड वाटर फॉर्म्स अ पेस्ट। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फोल्डेबल है, ड्यूरेबल है, मोल्डेड इनटू एनी शेप। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल। आगे हम अगर स्टील की बात करें तो स्टील एक और पॉपुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये अलॉय होता है आयरन का विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, मोलिब्डेनियम हो गया या फिर सिलिकॉन हो गया। स्टील जो है उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबल और रिजिड होता है, वर्सेटाइल होता है, इजीली वेल्डेबल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसकी कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है, और कम्प्लीटली इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। और दी कैन बी अलॉयड विद अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनियम टू रेजिस्ट कोरोजन। अब इफेक्ट, हाउ डज द एक्टिविटी इफेक्ट एक्सट्रैक्शन। अब ये सारे हमारे पास ये मेटल्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है ना, उनको हम नेटिव कहते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मेटल्स लेस रिएक्टिव देन कार्बन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड। इसको हम ये कार्बन से ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेटल्स अबव द कार्बन होते हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम। इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये सारे प्रोसेस आपको बताए गए हैं जो हमारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हो गई, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग है, बेसिमराइजेशन है, रिफाइनिंग है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। ओके, फर्स्ट जो है हमारे पास एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। द एक्सट्रैक्टेड ओर इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड टू पाउडर। Concentration. Frequently employed techniques include flotation process, magnetic separation and gravitational separation, ठीक है। पहले क्रश करना होता है, ग्राइंड करना होगा आपने अपनी ओर को, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करेंगे आप फॉर द कंसनट्रेशन, जैसे फ्लोटेशन हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। फिर रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग के अंदर आपने एयर को यूज़ करना होता है, ब्लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, देन दिस प्रोसेस इज़ द रोस्टिंग प्रोसेस। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, उसके बाद मर्करी सल्फाइड है, मर्क्यूरस सल्फाइड, जिसको हम किनेबर भी कह रहे हैं, सिनेबर, और उसके बाद कॉपर पायराइट और है। तो अब ये देख लो आप, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और हमारे पास ये ऑक्साइड्स में कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। जिंक सल्फाइड की ऑक्सीडेशन की तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह से AgS की तो Ag प्लस SO2, CuFeSO2 की करेंगे, कॉपर पायराइट चाहिए, ठीक है। इसकी आप करोगे तो आपके पास कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और SO2 आएगा। स्मेल्टिंग जो है वो थर्ड प्रोसेस है। दिस मेथड इज़ यूज टू रिड्यूस मेटल आयंस टू फ्री मेटल, ठीक है। इससे मेटल आयन जो है फ्री मेटल में चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज़ द बेसिकली द रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे और एक्ट कर रही होती है, ठीक है। दूसरे को रिड्यूस कर रही होगी, रिडक्शन होगी तो वो सिंपल मेटल में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि Fe2O3 है, उसकी आप उसको आप ट्रीट करेंगे विद CO विच इज़ कोक, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल मेटल Fe आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दिस इज़ WO3 प्लस 3H2, तो हमारे पास W एक मेटल है, ठीक है, प्लस 3H2 हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करें तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद रोस्ट या कि स्मेल्टिंग भी जो है फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं इसमें भी। पहला होता है रोस्टेड कॉपर और इज़ हीटेड, सेकंड होता है बेसिमराइजेशन।
With coke and sand at about 1100 degrees C, the materials melt and separate into two layers. The bottom layer that contains mixture of copper sulfide and ferrous sulfide is the matte. Okay. When the upper layer silicate slag, तो रोस्टेड कॉपर को आपने हीट करना है, तो आपके पास जो है वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ आयरन सिलिकेट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिमराइजेशन होगी। बेसिमराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉल्टन कॉपर को बेसिमर कन्वर्टर के अंदर ब्लो मतलब उसमें से गुजारते हैं। तो ये बेसिमर कन्वर्टर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एक मॉल्टन ट्रे है, एयर इन है, स्लैग है और दिस इज़ समथिंग लाइक यहाँ पे एक ट्यूब सी मेंशन की गई है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है कि एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड इज ऑक्स में फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। In the final smelting process, cuprous sulfide is oxidized to form cuprous oxide, which reacts with remaining cuprous sulfide to metallic copper. इसमें कॉपर ब्लिस्टर्स आएंगे आपके पास 97 to 99% प्योर होंगे। और बेसिमराइजेशन इज़ बेसिकली इज़ यूज टू कन्वर्ट प्योर आयरन इनटू स्टील। उसके बाद रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन की जाती है। रिफाइनिंग मतलब रिफ़ाइन किया जाएगा आपके मेटल को। इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग होगी फर्स्ट, और सेकंड हमारे पास डिस्टिलेशन होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग विच प्योर मेटल एक्ट्स एज एन एनोड एंड सैंपल ऑफ द प्योर मेटल एक्ट्स एज ए कैथोड। For example, electrolytic refining of copper is carried out in electrolytic tank containing acidified copper sulfate. Impure slabs of copper act as an anode and pure copper sheets act as a cathode. On passing the electric current through the solution, impure copper dissolves, forming copper of 2+ ions. These Cu2+ ions gains electrons at cathode, which are deposited on the anode. So reaction at cathode, anode और reaction at cathode हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है एनोड पे और कैथोड पे उसकी रिडक्शन हुई है। तो इस तरह से हम अपने मेटल को क्या कर सकते हैं, रिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर डिस्टिलेशन होगा। डिस्टिलेशन मेटल्स आर रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स सच एज आर्सेनिक एंड मर्करी आर रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होता है अलॉइंग का, ठीक है। अलॉइंग इज़ अ प्रोसेस कंबाइनिंग अ मेटल विद वन और अदर एलिमेंट टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, corrosion resistance and hardness. Methods जो है, base metal is melted and the alloying elements are added. A mixture is thoroughly stirred to ensure uniform distribution of the elements. फिर इसमें powder metallurgy होती है. This mixture fine powder metals and pressing them into desired shapes. फिर mechanical alloying होगी कि this involves repetitive fracturing, welding a mixture, ठीक है। पहले melting होगी उसकी आपके बेस मेटल की, उसके बाद पाउडर मेटलर्जी को हम यूज़ करेंगे, डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, अपने मेटल्स को। फिर उसके बाद मैकेनिकल अलॉइंग करेंगे। फिर शेपिंग है। शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास कास्टिंग हो जाती है जिसमें हम अलॉय को एक मोल्ड्स के अंदर पोर करते हैं। फिर फोर्जिंग हो जाती है, मतलब उसकी शेप को हम चेंज करते हैं, हैमर्ड करते हैं, प्रेस्ड करते हैं। फिर रोलिंग होती है, ठीक है। मेटल अलॉय इज पास टू रोलर्स टू प्रोड्यूस शीट्स। उसके बाद मशीनिंग होती है, कटिंग होती है या शेपिंग होती है। फिर हीट ट्रीटमेंट होगा, उसमें बस एनियलिंग होगी, हीटिंग द मेटल और अलॉय टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग इट स्लोली टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस। फिर क्वेंचिंग होगी, हीटिंग द मेटल अलॉय देन कूलिंग इट रैपिडली इन वाटर। फिर टेम्परिंग होगी, हीटिंग द क्वेंच मेटल टू लोअर टेम्परेचर एंड देन कूलिंग, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये हमें याद करने होंगे यहाँ पे कि किस तरह से हो रहे हैं। एग्जांपल्स जो है वो स्टील है इसमें, ठीक है, ब्रॉन्ज़ है, ब्रास है। ब्रॉन्ज़ जो है वो टिन के साथ कॉपर की अलॉइंग होती है और ब्रास जो है वो जिंक के साथ होती है। इम्पोर्टेंस क्या है अलॉय? हेल्प्स टू इंक्रीज़ द मेटल हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है
और इसमें क्या होती है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्रोजन का उतना वो नहीं रहता, ठीक है, और गुड कास्टिंग हो जाती है आपके मटेरियल्स की, मेटल्स की। अच्छा, उसके बाद कैटलिस्ट आ जाते हैं। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट हमें पता है कि वो होते हैं कि जो आपकी प्रोसेस होता है कैटालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है कि जो हमारी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है, ठीक है, लेकिन ख़ुद उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। आप थोड़ा सा भी अमाउंट में कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे तो आपका रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगा। सो ओवरऑल एनर्जी रिएक्शन में चेंज नहीं होती, मल्टीपल रिएक्शंस कहीं पे हो रहे हैं, तो उन सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दे। जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शन हमारी स्लो होगी। तो कैटलिस्ट उस एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है, ठीक है। अब मैकेनिज़्म क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक हम कई दफ़ा कई बुक्स में, मतलब फर्स्ट ईयर में भी हमने स्टडी किया, मैट्रिक ग्रेड 10th ग्रेड से मतलब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कैटलिस्ट के बारे में, और बायो में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आप मैकेनिज़्म देखो, रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हुआ इंटरमीडिएट में, और फिर फाइनली क्या हुआ, कैटलिस्ट अलग हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट बेसिकली हमारे रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने में हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे उसने वही चीज़ बताई हुई है कि आप यहाँ पे देख लो, रिएक्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें आप, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट जो है इसकी पहले जो थी वो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर थी, ठीक है। जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया तो हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यहाँ पर आ गई इस पोजीशन पे, तो इस वजह से जल्दी हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। ये इसका मैकेनिज़्म है। अब जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल्स ने ली, यहाँ पे हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स ऑन द surface of MnO2. MnO2 provides a surface to break down of hydrogen peroxide into water. The composition proceeds where the formation of intermediate species, water and oxygen deabsorb from the MnO2 surface. MnO2 remains unchanged and can catalyze further decomposition. V2O5 is used as a catalyst, ठीक है। SO2 plus O2 gives us 2SO3. अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्टर, रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव एनर्जी। इफ़ यू रिसाइकल 1 glass of water इट सेव्स इनफ एनर्जी, ठीक है। 100 वाट बल्ब के बराबर ये एनर्जी सेव कर लेगा। उसके बाद क्या है कि ईच टन ऑफ रिसाइकल पेपर कैन सेव 17 trees, 380 gallons ऑफ ऑयल। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग से रिलेटेड चैलेंजेस क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस पैराग्राफ को स्किप करके इसके मेथड्स पे आ रही हूँ, चैलेंजेस पे आ रही हूँ। कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, कि मटेरियल एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो सेपरेशन उनकी करना मुश्किल होता है। उसके बाद कंटेमिनेंट होते हैं, प्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। कोई भी कंटेमिनेंट हो सकता है आपके मटेरियल में, ऑयल्स हो सकते हैं, एडहेसिव्स हो सकते हैं, ठीक है, रेजिड्यूज़ हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी है कि एक्सपेंसिव होता है ये काम। फिर इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क भी है कि रिसाइकलिंग में उसमें क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगी, ठीक है, तो वो ह्यूमन हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी हैं कि उस तरह से हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो रिसाइकलिंग में हमें हेल्प आउट कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक और लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक एनालिसिस। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी इज़ द मेथड that uses X-ray to find out the detailed structure of a crystal, including the arrangement of its atoms. This helps us understand how these atoms and molecules are bonded. The technique may be used on various substances like salts, minerals, metals, semiconductors. ठीक है, ये
इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए किसी भी क्रिस्टल का या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ की जाती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज़ वैल्यूएबल इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। Barium tests are used to examine the digestive tracts using a white powder. It is chalky substance that if you drink before you go to X-ray, which enables your doctor to make an accurate diagnosis. अच्छा, इसके applications भी हैं आगे। अब यहाँ पे इसको पहले यूज़ किया गया था for studying the DNA structure by जो फ्रैंकलिन और वॉटसन क्रिक ने 1953 में एनालाइज़ किया था डीएनए का स्ट्रक्चर। तो वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ किया था उसने। B12, इंसुलिन और पेंसिलिन के स्ट्रक्चर्स को भी इसी तरह से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ करके स्टडी किया गया था। इम्पॉर्टेंट इसके जो एप्लीकेशंस हैं, 3D स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन्स को हम इससे बता सकते हैं, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू ड्रग हमने बनाई है उसकी बाइंडिंग को देखने के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए मुख्तलिफ मेटल्स के, सिरामिक्स के, पॉलीमर्स के, उनकी बाइंडिंग को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स में यूज़ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है और इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट्स को स्टडी करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं हमारे, ठीक है, मिनरल्स की स्टडी को यूज़ करने में इस्तेमाल होती है कि मिनरल्स कैसे डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे चेंज होते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं। उसके अलावा ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज़म और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में यूज़ होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन हेल्प इन डेवलपिंग मेथड्स फॉर देयर रिमूवल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ होगा। सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर मटेरियल्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग।